जय हिंद, जय भारत। देखो बच्चों, हम जो कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 धातुओं और धातु, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। उस टॉपिक के अंतर्गत, है ना, उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत हमने काफी चीजें पढ़ ली और आज पढ़ने वाले हैं धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। भाई जो धातु है ना, वो धातु किसी और धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, देखो समझना, आप इस चीज को समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो कोई धातु ए है, क्या है बेटा, धातु ए है, ये धातु बी, दूसरा धातु है बी, और इस बी के लवणों का विलयन है, कौन सा, बी का लवणों का विलयन है, धातु ए और धातु बी के लवणों के विलयन है। और धातु ए तो है अकेली और बी जो है किसी अन्य के साथ मिलकर लवण बनाया हुआ है, तो लवणों के विलयन। तो इन दोनों के, धातु ए की धातु बी के लवणों के विलयन के साथ कैसे विक्रिया होगी, धातु बी के लवणों के साथ कैसे विक्रिया होगी, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे ये चीज हम समझ चुके हैं, आपको पता हो, विस्थापन अभिक्रिया हम क्या समझे थे बेटा, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं ना बेटा। अध्याय जो 1 था आपका विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं हम लोग। अध्याय 1 पार्ट जो 1 था आपका, उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 के अंदर, अध्याय 1 के अंदर तो अध्याय 1 पढ़ा था हमने, उसके अंतर्गत विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, बस वही है। लेकिन जो दूसरा है इसके साथ साथ एक तो ये पढ़ने वाला, दूसरा जो है सक्रियता श्रेणी। ये जो सक्रियता श्रेणी है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्रियता श्रेणी। देखो अगर सक्रियता श्रेणी आपको समझ में नहीं आया ना, सक्रियता श्रेणी कैसे बनानी वो समझ में नहीं आया ना, तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सक्रियता श्रेणी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर विस्थापन अभिक्रिया तो हमने अध्याय 1 में पढ़ लिया, दोबारा क्यों पढ़े, है ना। तो दोबारा इसलिए पढ़ेंगे, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया दोबारा इसलिए पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया वापस बराबर समझे बिना सक्रियता श्रेणी बना ही नहीं सकते। विस्थापन अभिक्रिया समझ में नहीं आई तो सक्रियता श्रेणी समझ में नहीं आएगी, और सक्रियता श्रेणी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और धातु का निष्कर्षण वगैरह वहां से पक्का क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, और आगे का हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सक्रियता श्रेणी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और सक्रियता श्रेणी समझने के लिए इस धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया को दोबारा समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ही तो सक्रियता श्रेणी बनती है। बात समझ में आ रही है आपको। सक्रियता मतलब क्रिया करने की क्षमता, किसकी ज्यादा किसकी कम है उसके अकॉर्डिंग एक श्रेणी बनाना। देखो हमने अभी तक सारी अभिक्रियाओं में ये प्रयास किया कि कैसे भी करके हम एक सक्रियता श्रेणी बनाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो हमने अभी तक बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं भी हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि कोई धातु जल से क्रिया करती है, ठंडे जल से, कोई गर्म जल से, कोई भाप से, हम कैसे बनाएंगे उसकी बराबर, और कोई करती ही नहीं जल से क्रिया। ऑक्सीजन से कोई क्रिया करती, कोई करती नहीं, कोई धीमी करती, कोई करती, जलाने पर कोई जलता, कोई जलता ही नहीं है। तो हमें अभी तक हमें ये सक्रियता श्रेणी बनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन इस विस्थापन अभिक्रिया यानी कि धातु की धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाकर हम सक्रियता श्रेणी बना सकते हैं। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास समझ में नहीं आई। देखो इससे सक्रियता श्रेणी की खाली परिभाषा पूछी जा सकती है या क्रम पूछा जा सकता है अबसद में यहाँ से, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तो यहाँ से अवश्य देखा ही बनेगा आज की क्लास से, लेकिन अगर ये या छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देख लेना, फिर आगे की क्लास देखना, पर ये वीडियो समझना जरूर, और कॉपी पेन लेके बैठना आप साथ में, ताकि जो भी आप जो पीछे लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, जो भी लिखा हुआ दिखे उसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख दो, आपके नोट्स बन जाएंगे। और हाँ देखो, ये जो क्लास है आपकी, मैंने क्लास में बहुत सारा चेंजेस किया। पहले मैं लिख के समझा रहा था, अब मैं लिख के जो पीछे बोर्ड पे ऑलरेडी जो स्लाइड बना के लाता हूँ वो चलाता हूँ, है ना बेटा, तो उसके साथ लिखता भी हूँ। तो ये लोग आपके लोगों के कमेंट, जो कमेंट आए ना, उस कमेंट को पढ़कर मैंने ये सारा, ये आपके जो मैसेज है उस मैसेज को देखकर मैंने ये जो है ना तरीका अपनाया है। अगर आपको लगे कि ये तरीका सही है देन आप थम्स अप कर दो, और अगर आपको लगे नहीं सर ये तरीका नहीं सही है, पहले वाला सही है, तो आप मैसेज डालें। अगर और या इसमें और कुछ चेंजेस करना है तो आप मैसेज डालें। हम आपके, अगर आपका दिया हुआ सजेशन हमें सही लगा तो उसके अकॉर्डिंग हम जरूर परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि हम ये क्लास आपके लिए बना रहे हैं, ये क्लास आपके पढ़ने का। हमें तो भाई, हमें नहीं आता तो हम यहाँ क्यों होते, है ना, हमें तो आता, हमें नहीं आता हम यहाँ क्यों होते। लेकिन आप लोगों के पढ़ने के लिए क्लास है, तो आप लोगों को लगे इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो हम परिवर्तन जरूर करेंगे, अगर उचित हुआ तो आप कमेंट में लिख दे, सजेशन लिख दे, ठीक है बेटा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अन्य धातु लवणों का मैं आपको समझा चुका हूं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करके, मतलब धातु ए है वो धातु
बी के लवण का विलयन है उसके साथ कैसे अभिक्रिया करती है, तो आपका ये एग्जाम्पल देखो। हमने इसमें क्या किया, एक तो प्रकरण ले ली ए और दूसरी प्रकरण ले ली बी। ए के अंदर हमने क्या किया, ए के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल रखा है, क्या डाल रखा है, कॉपर सल्फेट का, और बी के अंदर फेरस सल्फेट का विलयन डाल रखा है, क्या कर रखा है, फेरस सल्फेट का विलयन डाल रखा है। और ए के अंदर हमने एक लोहे की कील, लोहा बोले तो एपी, लोहे की कील लगा लटकाई हमने, क्या किया बेटा, एक लोहे की कील लटकाई, किसकी कील है बेटा, लोहे की कील। और जो फेरस सल्फेट का विलयन भरा जिस प्रणाली में, उसमें हमने कॉपर की कील लटकाई, किसकी कील लटकाई बेटा, कॉपर की कील लटकाई। बात समझ में आ रही है क्या, कॉपर की कील लटकाई, धागे से बांधकर अंदर लटका दी। लटकाने के बाद इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया हमने, क्या किया हमने, इसको 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी मीडियम में ना बेटा आपको, 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, 20 मिनट के बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये चीज तो हम देख चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो ये लोहा है, लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर रिलीज हो जाएगा। ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया में अध्याय 1 में हम ये पढ़ चुके हैं ना बेटा। तो यहाँ पर ये होगा और इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, लोहे ने, मतलब ये है जो लोहा की कील थी ना बेटा, ये लोहे की कील ने, लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया। पर अब यहाँ से ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब सुनो, हमें समझना जो है वो समझो आप। अब हमें यह विस्थापन अभिक्रिया दोबारा क्यों आई है उसका रीजन समझो आप। यहाँ मैं आपको ये समझाना की कोशिश करूंगा कि कॉपर जो है फेरस सल्फेट यानी के विलयन से, या आयरन सल्फेट को चाहे फेरस सल्फेट को, एक ही बात है ना बेटा। आयरन सल्फेट का जो विलयन है ना, उसमें से कॉपर आयरन को क्यों विस्थापित कर पाया, और क्यों विस्थापित कर पाया, और उसकी जगह खुद क्यों लग पाया, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो उसका कारण ये, कॉपर जो है आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कॉपर जो है आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील, आयरन मतलब लोहा, लोहा की तुलना में अधिक क्रियाशील है। और अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो अपने से जो कम क्रियाशील धातुओं का विलयन जो होता है, उससे अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं के लवण विलयन में से, कम क्रियाशील धातु लवण के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती है और उसकी जगह पर खुद लग जाती है। अब एक चीज समझो, जब अभी अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के विलयन में, लवण विलयन में से उसको विस्थापित कर रही है, मतलब जो धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर रही है ना, वो अधिक क्रियाशील हुई, जो विस्थापित हो रही है वो कम क्रियाशील हुई। बात समझ में आ रही ना, तो जो विस्थापित हो रही है वो कम क्रियाशील हुई और जो विस्थापित कर रही है वो अधिक क्रियाशील हुई। तो यही है ना, सही बात है ना, यही है, तभी तो ऐसा हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हम इस आधार पर सभी धातुओं की क्रियाशीलता पता लगा सकते हैं क्या, क्या सभी धातु ये करते हैं, हाँ सभी धातु ये वाली अभिक्रिया शो करती है। तो क्या इस आधार पर हम धातु की क्रियाशीलता का पता लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि सारी धातु ये अभिक्रिया कर रही है, सारी धातु इस प्रकार की अभिक्रिया करती है, लगभग सारी धातु अभिक्रिया करती है इस प्रकार की, है बेटा। तो इस आधार पर, विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर हम किसी भी धातु, दो धातुओं को के बीच में ये पता कर सकते हैं कि दोनों धातु में से अधिक क्रियाशील कौन सी होगी और कम क्रियाशील कौन सी होगी। बात समझ में आ रही है आपको, दोनों धातु में से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होगी और कौन सी धातु कम क्रियाशील होगी। क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है ना बेटा। तो अब समझो, हमने तो समझ लिया कि भाई ये जो कॉपर, हमने समझ लिया भाई ये जो कॉपर था, कॉपर की अभिक्रिया किसके, सॉरी लोहा की कील जो थी, लोहे की अभिक्रिया किसके साथ हुई, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, हमें मिल गया कॉपर सल्फेट प्लस लोहा अलग मिल गया, हम समझ चुके हैं। और ये आगे समझो, अब समझो, ये आपके एनसीईआरटी की लाइनें लाया हूं मैं, क्या की लाइनें है, एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है वो समझना आप। यहाँ पे आप लिखो अधिक अभिक्रियाशील, आप यह ध्यान रखना, यहाँ पे या तो आप लिखो अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। हम समझ चुके हैं, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो ये धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, अभी जस्ट हमने समझा है। अच्छा, ये अभिक्रिया कैसे होगी, आपको जब भी अभिक्रिया लिखनी हो ना, तो मान लो कोई भी धातु दे दी आपको, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो लोहे की कील हो, चाहे कॉपर का विलयन हो, तो हम देखो धातु जो एक होती है उस धातु को लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, धातु ए, और दूसरा धातु बी और उसके साथ उसका लवण जो भी उसके साथ, जैसे कॉपर अपने, जैसे हमने धातु ए क्या थी हमारे पास, लोहा, तो लिखा ए की जगह हमने क्या लिख दिया, लोहा,
ठीक है, ये जो ए है, ए की जगह हमने लिया लोहा, प्लस धातु बी कौन सा था, कॉपर, और उसका लवण क्या था, सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यही था। अब इसको अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, तो धातु ए कौन सी थी, Fe, और उसके लवण का विलयन यानी पीछे वाला SO4 आ गया, प्लस इसके साथ और धातु कौन सी थी, बी वाली धातु, Fe, सॉरी Cu, बी वाली धातु कौन सी थी, Cu, कॉपर। तो आप किसी का भी इस प्रकार समीकरण लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है एक मास्टर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी का भी समीकरण लिख सकते हैं कि भाई विस्थापन अभिक्रिया किसके साथ कैसे होगी, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप समझना, देखो हमने सक्रिय, कौन ज्यादा सक्रिय, कौन कम सक्रिय, ये हमने पता कर लिया। कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय, कौन सा धातु कम सक्रिय है, ये हम विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम पता कर लेंगे। पता कर लिया हमने कि भाई ये धातु अधिक सक्रिय और ये धातु कम सक्रिय। अब जब हमने पता कर लिया ना, अब पता करने के बाद हम क्या करेंगे, एक श्रेणी बनाएंगे। जो अधिक सक्रिय होंगे उनको पहले लिखेंगे, जो उससे कम सक्रिय उसको बाद में, उससे कम सक्रिय उसको बाद में, उसको कम सक्रिय उससे बाद में, उसको कम सक्रिय उसको बाद में। इस प्रकार एक श्रेणी बनाएंगे। इस प्रकार क्या बनाएंगे, एक श्रेणी बनाएंगे। जैसे यहाँ बन रखी है आपकी ये पूरी जो श्रेणी बन रखी है ना आपकी, ये मतलब ऊपर से नीचे, जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जो धातु की सक्रियता कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला धातु है, जैसे ये ऊपर वाले धातु हैं, ये जो भी ऊपर वाली धातु, अगर इसके नीचे वाली धातु का लवण का विलीन आएगा तो उसको ये हटा देंगे और उसकी जगह खुद लग जाएंगे। ऊपर वाली धातु है, नीचे वाले धातु के लवण के विलीन में से उसको हटाकर उसकी जगह खुद लग जाएंगे विस्थापन अभिक्रिया में। तो उस इस प्रकार अभिक्रिया कराकर हमने एक सीरीज बना दी। ये कौन से अधिक अभिक्रियाशील है, ये सबसे ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है, फिर उसके बीच में मध्यम क्रियाशील है ना बेटा, मध्यम, फिर नीचे बहुत ही कम क्रियाशील है ना, बहुत कम क्रियाशील अभिक्रियाशील है, क्रियाशील को लगभग सभी, नीचे वाले बहुत कम क्रियाशील है। इस अकॉर्डिंग जो है हम एक सीरीज बनाएंगे और श्रेणी को मतलब तत्वों की घटते हुए क्रम में व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे, तत्वों की अभिक्रियाशीलता की घटते हुए क्रम में, तत्वों की क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जब हमें एक श्रेणी मिलेगी, उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी। उसको लिखेंगे कैसे, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो आपके पास ये एक सीरीज और है, हमने क्या किया यहाँ पर, एक ये अधिक क्रियाशील धातु हैं, अधिक क्रियाशील धातु हैं, अधिक क्रियाशील है। ये जो है बीच में मध्यम क्रियाशील है। ये कैसे बेटा, मध्यम। ये कॉपर वैसे सामान्यतः नीचे वालों के साथ ले लिया जाता है। और ये लगभग अक्रियाशील धातु है, लगभग कैसी है, अक्रियाशील, लगभग अक्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील, लिख दो बोलिए आप, मध्यम क्रियाशील। पास में आपको, पास में आई, ठीक है। ये हाइड्रोजन की स्थिति थोड़ी सी डाउटफुल है, डाउटफुल नहीं है, क्लियर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ध्यान रखना। उसका रीजन आकर हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों आ रहा है यहाँ पे, है ना बेटा, उसका भी एक रीजन है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्रियाशील सक्रियता श्रेणी समझ में आई आपको, क्या समझ में आई सक्रियता श्रेणी क्या है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी समझ में नहीं आई, सक्रियता श्रेणी कुछ नहीं है, ज्यादातर तत्वों या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वही सक्रियता श्रेणी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी आगे समझ में नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको, तो चलो बढ़िया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो आप इसको, कोई समस्या है तो कमेंट कर दो, नहीं तो सब समझ में आ गया तब भी कमेंट कर दो सर सब समझ में आ गया। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।